हेलो फ्रेंड्स, आज JAIIB का हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एन्युटीज, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग सारा कंप्लीट कराया था। उसमें सारे केसेस किए थे, ग्रोइंग एन्युटी, एन्युटी ड्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी, कंपाउंड वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यूज सारा कंप्लीट किया था। अमोर्टाइजेशन ऑफ डेट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ये सब टॉपिक्स, सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशंस, हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ JAIIB के लिए नहीं, CAIIB के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज जो हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज कैपिटल बजटिंग। अगेन इसके भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। तो इसमें 3-4 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में आती हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देखिए, कैपिटल बजटिंग। 2 वर्ड है। बजटिंग मीन्स फोरकास्टिंग एंड कैपिटल मीन्स एनीथिंग विच इज इन लमसम, बहुत बड़ी अमाउंट, कैपिटल नेचर की अमाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट कई सारे सालों में हमें फ्यूचर में मिलता रहता है, जिसको हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं फॉर अर्निंग द प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, कैपिटल एसेट्स हैं। इनका बेनिफिट हमें एक साल नहीं, कई सारे सालों में मिलता रहता है। हमारा पर्पस इन एसेट्स को खरीद के रीसेल करना नहीं है, पर इनका पर्पस अपने बिजनेस में यूज करना और उससे प्रॉफिट अर्न करना है। तो इनके रिगार्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के रिगार्डिंग, कैपिटल एसेट्स के रिगार्डिंग हमें कुछ फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना है। मार्केट में 2 मॉडल्स अवेलेबल है उस प्लांट एंड मशीनरी के। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ह्यूज कैपिटल आउटले है इसमें। अगर गलत डिसीजन हो गया तो मुझे लॉस इंकर करना पड़ेगा। स्टॉक, करंट एसेट्स में अगर कोई छोटा मोटा गलती हो जाती है तो ज्यादा लॉस नहीं होता। रॉ मटेरियल गलत परचेज हो गया, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत लॉस से हम उसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल आइटम्स में अगर गलत डिसीजन हो गया तो हमें ह्यूज लॉस बियर करना पड़ेगा। गलत प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली तो जब हम उसे फर्दर डिस्पोज ऑफ करेंगे तो हमें लॉसेस इंकर करने पड़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है हमें प्रूडेंटली कुछ इन्वेस्टमेंट कैपिटल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और कैपिटल बजटिंग हमारी हेल्प करेगा कैपिटल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में। So what is capital budgeting? Capital budgeting is a process which helps a management to take investment decisions. Where to invest our funds? हमें अपने फंड्स कहां इन्वेस्ट करने चाहिए, कहां हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए, उसके लिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे हम प्रूडेंट, अच्छे, गुड डिसीजंस कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एसेट्स के लिए ले पाएंगे। कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। सपोज बैंकिंग के सेक्टर में हम देखें, बैंक्स ने काफी सारे न्यू प्रोजेक्ट्स को, नए वेंचर कैपिटल्स को फाइनेंस करना होता है। उसके लिए वो पहले आपसे ये देखेंगे कि आपका ये जो डिसीजन लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट डिसीजन लिया है, क्या ये वायबल डिसीजन है, आपका प्रोजेक्ट क्या प्रॉफिटेबल है, तभी बैंक उसको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो कैपिटल बजटिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है। जिसने डिसीजन लेना है उसके लिए भी कि मुझे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकेंडली, बैंकिंग सेक्टर में भी, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैपिटल बजटिंग हेल्प करता है एक प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि क्या ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है, फिजिबल है, इसे लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।
तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हेल्प करता है कैपिटल बजटिंग। आज हम कैपिटल बजटिंग के मेथड्स नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मेथड शुरू कर दूंगा। सबसे पहले हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमें ये 3 चीजें पता होंगी तो हम आराम से अपना कोई भी कैपिटल बजटिंग का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कैश आउटफ्लो भी कहते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट मतलब कैश आउटले, आउटफ्लो, पैसा लगेगा। जैसे मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना है तो उसके लिए इनिशियली मुझे 50 लाख रुपीस प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश आउटफ्लो। अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कैश इनफ्लो। ये प्रोजेक्टेड है, जिसको हम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, शॉर्ट नेम इसका CFAT कहते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमें कितनी रिटर्न आएगी फ्यूचर में, मतलब एंटिसिपेटेड रिटर्न आफ्टर टैक्स इज नोन एज कैश इनफ्लोस और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। दिस इज बेसिकली नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है। थर्ड, टर्मिनल वैल्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल वैल्यूज? जब प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म होगी उस टाइम पर स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। जैसे एक फर्नीचर लिया, उसकी लाइफ 5 साल है। 5 साल के बाद जो उसका रेजिडुअल वैल्यू रह जाएगी, मार्केट में जंक डीलर को बेच के हम जो पैसा कमा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ये तीनों चीजें देखिए। फर्स्ट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स एंड टर्मिनल वैल्यूज। अब मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश आउटले। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एसेट। अगर आप एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट की कॉस्ट इनिशियल प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल। आपको ये कंफ्यूजन लग रहा होगा, ये वर्किंग कैपिटल कहां से आ गया, किस चीज की वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं? सुनिए ध्यान से। सपोज मैं एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हूं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड काम करता हूं, लिमिटेड स्टॉक है, क्योंकि लेबर हाथों से काम होता है। मैं प्लान कर रहा हूं कि फ्यूचर में एक ऑटोमेटिक मशीन अपनी कंपनी में इंस्टॉल कर दूं। उससे क्या होगा? मशीन की कॉस्ट तो है ही है, मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है। अब मशीनरी ऑटोमेटिक है, ज्यादा काम कर रही है, ज्यादा काम कर रही है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा कर रही है। प्रोडक्शन करने से मुझे स्टॉक की रिक्वायरमेंट भी है, एक्स्ट्रा स्टॉक लेना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन मेरी बहुत इंक्रीज हो गई। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी। सेकेंडली, जब मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई तो मेरी सेल भी बढ़ गई, सेल बढ़ गई तो मेरे डेटर्स, रिसीवेबल्स भी बढ़ गए। तो उनको उधार देने के लिए, डेटर्स में उनको क्रेडिट टर्म्स देने के लिए, अपनी सेल बढ़ाने के लिए मेरे रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो गए। तो रॉ मटेरियल मतलब इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, मेरे रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो गए, जिसके कारण मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो सिर्फ एसेट की कॉस्ट नहीं होती, उसके साथ साथ
वर्किंग कैपिटल उस एसेट को मेंटेन करने के लिए और उस एसेट को प्रॉपरली एफिशिएंटली रन करने के लिए और उस एसेट के कारण जो एफिशिएंसी बढ़ती है उसके लिए हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होती है, जिसे हम इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, ये दोनों एडिशनल वर्किंग कैपिटल है। अभी भी वर्किंग कैपिटल थी, अभी भी रॉ मटेरियल था, अभी भी डेटर्स थे, रिसीवेबल्स थे, लेकिन न्यू मशीनरी परचेज करने से या न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो सकती है। इन दोनों चीजों को जब हम सम अप करेंगे तो वो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। Initial investment is also known as cash outflow और cash outlay। ये कब की है? This is for time zero। हम जीरो टाइम, मैंने प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट आपको कराए थे। T0 मींस प्रेजेंट टाइम, आज के टाइम में इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट लग रही है। कमिंग टू द सेकेंड कंसेप्ट, कैश इनफ्लोस, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT कहते हैं, या इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन भी है। हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इससे हमारा कैश आउटफ्लो नहीं होता, पर हम खर्चे में शो करते हैं। तो इसीलिए हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट डज नॉट अमाउंट टू आउटफ्लो ऑफ कैश इन एनी फॉर्म। ये कैसे निकलता है? सपोज आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, मतलब एक नए प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया, उससे हमारी सेल्स इतनी हो गई। सेल्स में से जब हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो ये बन जाता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। सेल्स, सपोज 1 लाख इज द सेल, 30,000 आर एक्सपेंसेस, तो 1 लाख में से 30,000 माइनस किया, 70,000 मेरा प्रॉफिट, पीबी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें से माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन से भी हो सकती है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से भी हो सकती है। डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट। जब हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर करेंगे और डिटेल में करेंगे। ये बन गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर डेप्रिसिएशन हो गया। अब माइनस करेंगे टैक्स, इस पर लगता है टैक्स, ये बन जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आ गया, लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन मैं तो डेप्रिसिएशन माइनस कर चुका हूं, ये तो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स है। कोई बात नहीं, मैं डेप्रिसिएशन दोबारा से ऐड बैक कर देता हूं, तो ये बन जाएगा CFAT। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि डेप्रिसिएशन लेस क्यों की जब बाद में ऐड कर दी है। अगर हम बिना डेप्रिसिएशन लेस किए सीधा टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारी टैक्स की अमाउंट ज्यादा बन जाएगी। तो डेप्रिसिएशन इज एन एडमिसिबल एक्सपेंस एज पर द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। पहले डेप्रिसिएशन लेस करो, फिर जो प्रॉफिट आया उसमें से टैक्स लेस करो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, फिर हमें डेप्रिसिएशन के बिफोर चाहिए तो मैंने डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी, मेरा CFAT आ गया। चेक करिए,
मैं थोड़ा सा ऊपर दोबारा से लिखता हूं इसे, क्योंकि थोड़ा नीचे हो गया ये, शायद आपको विजिबल ना हो। सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर depreciation and tax less depreciation, profit before tax less tax, इस पर कैलकुलेट होता है टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इज CFAT। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट। सो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, फिर टैक्स माइनस करना है, फिर डेप्रिसिएशन ऐड करनी है। ये नहीं करना कि बिना डेप्रिसिएशन माइनस किए सीधा टैक्स माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन बन गया, नहीं, अदरवाइज टैक्स की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन वाले प्रॉफिट पर लगता है। Now the last concept is terminal value. टर्मिनल वैल्यू में दो चीजें आती हैं, ये TN पर आएगा। TN मींस एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म, सपोज 5 ईयर लाइफ है प्रोजेक्ट की, तो 5th ईयर में ये टर्मिनल वैल्यू इनफ्लो माना जाएगा। एक तो नॉर्मल कैश इनफ्लो होगा ही होगा, और एक ये पैसे भी हमें अलग से मिलेंगे। इसके अंदर दो चीजें होती है टर्मिनल वैल्यू में, एक स्क्रैप वैल्यू मीन सेल वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट एट द एंड ऑफ द लाइफ, इसे हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल। अब ये कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि वर्किंग कैपिटल तो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड की थी, वो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो का पार्ट है, ये इनफ्लो में लास्ट ईयर में क्यों ले रहे हैं टर्मिनल वैल्यू? क्योंकि वर्किंग कैपिटल जब साइकिल कंप्लीट होता है, पहले हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जब वो वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट होता है तो वो पैसे रिकवर, डेटर्स से पैसा रिकवर हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, स्टॉक डेटर्स में कन्वर्ट होके सेल में कन्वर्ट होके हमारे पास पैसे आ जाएंगे, तो उसे हम वर्किंग कैपिटल रियलाइजेशन कहते हैं। सो वर्किंग कैपिटल का डुअल इफेक्ट है, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड भी होता है, और एक प्रोजेक्ट की लाइफ जब खत्म होती है लास्ट ईयर का कैश इनफ्लो भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आया हुआ है, वर्किंग कैपिटल हैज अ डुअल इफेक्ट, इट इज एडेड इन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इट इज अ कैश इनफ्लो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल हमेशा जब प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म होगी उस टाइम का कैश इनफ्लो माना जाता है। सो कैश आउटफ्लो, CFAT एंड टर्मिनल वैल्यू आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सारे मेथड डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।